हाय एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन मिशन 16। जैसा कि आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हमने 5 चैप्टर कवर किए थे और ये जो चैप्टर्स हम कवर कर रहे हैं अपने रिवीजन क्लास में ये एप्लीकेबल है या फिर रेलिवेंट है फॉर द नवंबर 2020 एग्जामिनेशन। मई 21 वालों के लिए कुछ अमेंडमेंट है जो कि इसमें कवर नहीं है। फुल्ली फोकस्ड किया गया है नवंबर 2020 वाले स्टूडेंट्स पे, राइट। जिस तरह हमने अपनी लास्ट क्लास में तकरीबन 5 चैप्टर्स किए थे, आज उसी तरह आज हम फिर से 5 टॉपिक्स का रिवीजन करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम स्टार्ट करेंगे टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड से और उसके साथ ही हम कर जाएंगे डिविडेंड डीम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमारे पास लिक्विडेशन है और लिक्विडेशन का जो टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा डीम डिविडेंड के एक कॉन्सेप्ट से उठ के आता है, तो ये लिंक है आपस में। इसके अलावा हम बायबैक करेंगे। बायबैक के अलावा हम 5 सेक्शन करेंगे जो टीडीएस के ऊपर टीडीएस टीसीएस के चैप्टर से होंगे। टीडीएस टीसीएस को मैं अपनी अपकमिंग जो भी रिविजनरी लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है, उसमें हर क्लास में 5-5 सेक्शन कराने वाला हूँ ताकि आपका टीडीएस या फिर टीसीएस ऑटोमेटिकली ही रिवाइज हो जाए। और उसके बाद में लास्ट में टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट या फिर टैक्स इवेजन वाला मैं आपका रिवीजन वीडियो आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ। तो गाइस करते हैं स्टार्ट। सिंसियरली आपने मेरी क्लास को देखना है और जब भी आप क्लास देख रहे हैं आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक कैलसी होना चाहिए, पेन तो होगा ही, और साथ में एक नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, राइट। स्टार्ट करते हैं एवरीवन। टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड एंड डीम डिविडेंड, राइट। ये जो टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड एंड डीम डिविडेंड का ये जो चैप्टर है, इसमें आप ये जितने भी सेक्शंस लिखने वाले हैं इनको सीखने वाले हैं। सारे सेक्शन, सारा चैप्टर एक दूसरे से लिंक है, यानी हम लिंकेज स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बताइए इन विच हैड डिविडेंड इनकम इज टैक्सेबल। किस हेड के अंदर डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होती है? जल्दी बताओ बच्चे। बहुत सारे कह रहे होंगे सर सोच रहे होंगे डिविडेंड इनकम, कुछ कह रहे होंगे डिविडेंड इनकम तो एग्जेम्प्ट होती है। अरे भाई, डिविडेंड बिजनेस की इनकम नहीं है, कैपिटल गेन की इनकम नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी की नहीं है, सैलरी की नहीं है, तो किस में जाएगी? इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में दिखाएंगे। वो बात दूसरी है कि वो एग्जेम्पशन उसको मिल जाती है, तो ध्यान रखना अदर सोर्सेज। अब मेरा एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। सपोज एक कंपनी है जिसका काम ही क्या है, इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर्स खरीदना है कंपनियों का, और उसके ऊपर उसका जो मेन इनकम आती है वो डिविडेंड वगैरह की ही आती है। या तो शेयर एप्रिशिएट होते हैं तो शेयर्स को सेल करने पे कैपिटल गेन आता है, या फिर उनको डिविडेंड इनकम मिलती है। तो वो बताइए वो इनकम किस हेड में टैक्सेबल होगी, बिजनेस में या फिर इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में, राइट। स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से सुनना है, यहाँ पे मैंने क्या है, डिविडेंड, बहुत अच्छी लिंकेज कराने वाला हूँ आपका। डिविडेंड 2 जगह से मिल सकता है आपको, या तो फॉरेन कंपनी से या फिर डोमेस्टिक कंपनी से। मतलब डिविडेंड जो मिल सकता है कंपनी से मिल सकता है। डिविडेंड कब मिलता है? जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, उसके ऊपर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो आपको मिलता है। आपने हो सकता है फॉरेन कंपनी के शेयर खरीदे हो, या फिर हो सकता है आपने डोमेस्टिक कंपनी के शेयर खरीदे हो। क्लियर है? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार फर्म से तो नहीं मिलेगा। अरे भाई, फर्म थोड़ा ना शेयर इशू करती है, इंडिविजुअल थोड़ा ना शेयर इशू करता है। तो केवल पॉसिबिलिटी 2 ही है कि या तो फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलेगा आपको, या फिर डिविडेंड मिलेगा डोमेस्टिक कंपनी से। अब पहले फॉरेन कंपनी को देख लेते हैं। स्क्रीन पर देखना ध्यान से। फॉरेन कंपनी से अगर डिविडेंड मिला है तो देखो, अगर डिविडेंड इंडिविजुअल एचयूएफ या फिर फर्म को मिलता है, किससे? फॉरेन कंपनी से, तो इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ या फिर फर्म जो भी नॉर्मल टैक्स रेट है, जो भी उसका स्लैब रेट है, उसके हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। सर एग्जांपल देके बताइए, समझ में नहीं आया। सपोज आप सीए स्टूडेंट हो, आपने किसी फॉरेन कंपनी के शेयर लिए हुए हैं और आपको 2 लाख रुपए का डिविडेंड मिला। अब 2 लाख रुपए का आपको डिविडेंड मिला, आप चूंकि स्टूडेंट हो तो आपका वैसे भी 2.5 लाख तक का जो है स्लैब रेट में आपका 0 टैक्स लगेगा, और इवन 5 लाख भी है तो 87 की रिबेट मिल जाएगी, तो कोई टैक्स नहीं आएगा। तो आपके लिए क्या टैक्स लायबिलिटी आएगी? 0।
ऑन द अदर हैंड अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आपका 8 लाख का सैलरी ऑलरेडी है और साथ में आपको 2 लाख का डिविडेंड मिल जाता है, तो टोटल कितना हो गया आपका इनकम 10 लाख। तो 10 लाख में से वही 2.5 लाख तक कुछ नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, फिर 5 लाख से 7.5 लाख एज पर न्यू रिज्म, या फिर ओल्ड रिज्म में 5 लाख से 10 लाख पे 20%। आपके लिए 5 लाख से 10 लाख पे 20% वाला रूल एप्लीकेबल है। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया कि अगर फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है तो इंडिविजुअल एचयूएफ या फिर फर्म के लिए नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल स्लैब रेट चलेगा। क्लियर? अच्छा जी। लेकिन एक कंपनी, एक इंडियन कंपनी, हो सकता है इंडियन कंपनी ने किसी फॉरेन कंपनी के शेयर खरीदे हो, बिल्कुल हो सकता है। तो जो इंडियन कंपनी है ना, उसके पास एक बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है? वो बेनिफिट है सेक्शन 115 BBD। सेक्शन 115 BBD मिल एप्लीकेबल हो सकता है। सेक्शन 115 BBD अगर एप्लीकेबल हुआ तो इंडियन कंपनी को ना कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। कैसे? अभी बताते हैं। मैंने क्या कहा? लिंकेज स्टडी है। 115 BBD जो सेक्शन है ये कहता है डिविडेंड रिसीव बाय द डोमेस्टिक कंपनी फ्रॉम द फॉरेन कंपनी, राइट, इन विच सच डोमेस्टिक कंपनी हैज 26% और मोर शेयर होल्डिंग is taxable at the rate 15% plus surcharges if applicable plus higher and education cess in every case। ठीक है ना? अंडर सेक्शन 115 BBD। देखो ये 26% और मोर क्या होना चाहिए? इक्विटी शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। रिपीट कराता हूँ। मैंने क्या बोला? मैंने सबसे बताया आपको कि डिविडेंड इनकम जो है वो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में आती है। फिर मैंने कहा कि आपको ये जितने भी सेक्शन है 1034, 115 BBD, 115O, 115 BBDA और 222 A, B, C, D एंड E, इनका क्या लिंकेज स्टडी करा रहा हूँ। ठीक है जी। फिर मैंने बताया जो डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड आपको 2 तरीके से मिलता है। पहला फ्रॉम फॉरेन कंपनी से, दूसरा फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी से। तो मैं सबसे पहले फॉरेन कंपनी से जो डिविडेंड मिला है वो वाला पॉइंट पकड़ लिया। अब फॉरेन कंपनी से हो सकता है आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो या फिर आप फर्म हो, आपको मिला डिविडेंड, तो आपके हैंड में जो टैक्सेबल होगा वो नॉर्मल स्लैब रेट से होगा। लेकिन अगर किसी इंडियन कंपनी को मिला है किसी फॉरेन कंपनी से डिविडेंड, तो उसके पास क्या है? 115 BBD का ऑप्शन अवेलेबल है। 115 BBD क्या कहता है कि अगर किसी डोमेस्टिक कंपनी ने, ठीक है ना, डोमेस्टिक कंपनी ने किसी फॉरेन कंपनी में 26% या उससे ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डिंग होल्ड की हुई है, तो क्या है? 15% आपको डिविडेंड देना है। इंडियन कंपनी आपको केवल 15% डिविडेंड देना है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे, मान लो सर कि हमारी 25% की शेयर होल्डिंग है, 26% या उससे ज़्यादा नहीं है, तो भाई जो भी डोमेस्टिक कंपनी में नॉर्मल रेट है, ठीक है ना, उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना है। यहाँ पे देखो नॉर्मल टैक्स रेट जो भी है, अब देखो डोमेस्टिक कंपनी में नॉर्मल टैक्स रेट क्या है? 30% है या 25% हो सकता है। समझ पा रहे हैं? तो उसको नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से, क्योंकि डिविडेंड अगर मैंने फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो मेरी तो डिविडेंड इनकम ही है, और इनकम जो होगी कंपनी की वो 30% के हिसाब से टैक्सेबल होगी, राइट। दूसरा पॉइंट इसमें एक और है कि जब 30% या फिर 25% एज द केस में भी आप कनेक्ट कर रहे होंगे, अगर ये टैक्स रेट लगेगा तो क्या है? आपको जो एक्सपेंडिचर है इनकर्ड हुआ इस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए या फिर डिविडेंड इनकम को अर्न करने के लिए, तो वो क्या है? उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन जब फ्लैट कंसेशनल रेट लगेगा 15%, तो आपको कोई भी ना एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा, किसी भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, किसी भी एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं मिलेगी। कनेक्ट कर गए? तो यहाँ तक हमने किया था अगर हमें डिविडेंड मिल रहा है किससे? फॉरेन कंपनी से। अब देखते हैं अगर डिविडेंड मिलता है हमें डोमेस्टिक कंपनी से। भाई ध्यान रखो, सीधा डिविडेंड मिलेगा डोमेस्टिक कंपनी से तो जिसको मिलेगा रिसीवर, उसके हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा। ये नवंबर 2020 के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। ये एप्लीकेबल होगा डोमेस्टिक कंपनी पे। डोमेस्टिक कंपनी खुद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करेगी और जो टैक्स का इफेक्टिव रेट है वो आएगा 20.555%। याद रखना, एग्जाम में टाइम नहीं होता कि ग्रोसिंग अप करके दिखाएं, सीधा इफेक्टिवली रेट याद रखना 20.555%। ठीक है। अब जो रिसीवर होगा उसके हैंड में ये चीज़ एग्जेम्प्ट हो जाएगी 1034 में। लेट्स टेक एग्जाम्पल, मैंने एक डोमेस्टिक कंपनी में कुछ शेयर्स होल्ड किए हुए हैं और मेरे को तकरीबन 8 लाख रुपए का डिविडेंड मिलता है।
ठीक है ना, मेरे हिस्से में 8 लाख आता है, कंपनी ने तो करोड़ों रुपए का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, तो कंपनी ने जो भी करोड़ों रुपए का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, कंपनी उस पर 20.555% के हिसाब से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देगी। जब कंपनी ने ऑलरेडी टैक्स दे दिया तो मेरे हैंड पे एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या लिख रखा है, सब्जेक्ट टू 115 BBDA, लिंकेज स्टडी है पूरा का पूरा प्रोविजन, कहानी की तरह बता रहा हूँ मैं आपको। 115 BBDA, 115 BBDA क्या कहता है कि सपोज मेरे को अभी जो मैंने केस लिया उसमें तो 8 लाख का डिविडेंड मिला था, सपोज मेरे को 10 लाख रुपए से ज़्यादा का डिविडेंड होता, तो 115 BBDA कहता है कि अगर किसी को भी, किसी एसएससी को, जो एसएससी होगा क्या होगा, स्पेसिफाइड एसएससी होगा और रेजिडेंट इन इंडिया में होगा, उसको 10 लाख रुपए से ऊपर का डिविडेंड मिलता है, ठीक है ना, 10 लाख रुपए से ऊपर का डिविडेंड मिलता है, तो इन एक्सेस ऑफ ₹10 लाख टैक्सेबल होगा। मतलब अगर मुझे 8 लाख की जगह 18 लाख मिला होता तो 10 लाख तक एग्जाम्प्ट हो जाता 1034 में, और 10 लाख से ऊपर 8 लाख पे मेरे को क्या है, डिविडेंड टैक्स देना पड़ता, किस रेट से, 10% से, प्लस सरचार्जेस अगर एप्लीकेबल हो रहा है तो, और 4% एजुकेशन सेस। क्लियर है? अच्छा, स्पेसिफाइड एसएससी का मतलब रेजिडेंट अदर देन इनको छोड़ के, राइट, और डिविडेंड का मतलब है 222A B C D, लेकिन 222E का कंसीडर नहीं करता। एवरीवन, अगर मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कराऊं तो मैंने क्या बताया आपको, डिविडेंड इनकम जो होती है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। उसके बाद हमने फिर क्या किया, डिविडेंड जो मिल सकता है वो फॉरेन कंपनी से मिलेगा या फिर डोमेस्टिक कंपनी से मिलेगा। अगर फॉरेन कंपनी से मिलेगा तो आप अगर इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ है या फिर फर्म है, तो आपके हैंड में टैक्सेबल होगा नॉर्मल स्लैब रेट से। लेकिन अगर आप इंडियन कंपनी है तो आपके पास ऑप्शन है 115 BBD का। 115 BBD क्या कहता है कि अगर डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन कंपनी में 26% या उससे ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्ड करती है तो आप डोमेस्टिक कंपनी आप 15% के हिसाब से टैक्स देना है आपको, ठीक है ना। और अगर 26% या उससे ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्ड नहीं करते तो आपको टैक्स देना है जो भी आपका नॉर्मल रेट है, जिस हिसाब से आपकी इनकम टैक्सेबल होती है उसके हिसाब से। और जब आप 25 या 30% इन नॉर्मल रेट के हिसाब से आप टैक्स देंगे तो आपको किसी भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन ऊपर जब 15% का कंसेशनल रेट आ जाएगा तो आपको जब कंसेशनल रेट होगा तो किसी भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, और जब नॉर्मल रेट होगा तो आपका जो भी डिविडेंड इनकम को अर्न करने में एक्सपेंडिचर हुआ है उसका आपको क्या है, डिडक्शन मिल जाएगा, राइट। फिर मैंने क्या बताया, अब बात करते हैं हम डिविडेंड फ्रॉम द डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी से मिला है डिविडेंड, कब, तो डोमेस्टिक कंपनी खुद पे करेगी डिविडेंड, राइट। किस हिसाब से, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स किस हिसाब से, 20.555%। इसके ऊपर हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। और ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ जो भी शेयर होल्डर है उसके हाथ में, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया, अब डबल थोड़ा ना लेंगे। लेकिन 115 BBD आ गया, ये कहता है कि अगर किसी भी रिसीवर को, किसी भी शेयर होल्डर को 10 लाख रुपए से ऊपर का डिविडेंड मिलेगा तो इन एक्सेस ऑफ ₹10 लाख वो चीज़ टैक्सेबल हो जाएगी 10% के हिसाब से, राइट। और ये कहता है स्पेसिफाइड एसएससी मीन्स रेजिडेंट इनको छोड़ के, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब साथ में बात करते हैं डीम डिविडेंड की। देखो, या तो कंपनी ने नॉर्मल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा था पहले केस में, अब क्या है कि कंपनी डिविडेंड कह के डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रही है शेयर होल्डर्स को, तो उसको नाम दे दिया डीम डिविडेंड। डीम डिविडेंड 222A, 222B, 222C एंड 222D एंड 222E, ये सब है। अब जो 222A B C D में जो है उस पर DDT लगेगा 115O के हिसाब से, वही 20.555% के हिसाब से इफेक्टिव रेट है, ठीक है ना। मैंने ग्रोसिंग अप या फिर नहीं करना ग्रोसिंग अप, इसका कन्फ्यूजन खत्म कर दिया, सीधा इफेक्टिव रेट दे दिया आपको, कितना, 20.555%। लेकिन जब 222E की बात करेंगे तो यहाँ पे जो DDT का रेट होगा वो 30% होगा, ठीक है ना, सेक्शन 115 वही है, ठीक है ना, प्लस चार्जेस 12%, प्लस हायर एंड एजुकेशन से 4%, और इफेक्टिवली जो कि आएगा 34.944%। आई होप यहाँ तक आपको क्लैरिटी आई होगी।
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप कर जाओगे तो पूरा का पूरा आपका कॉन्फिडेंस मतलब यहाँ से यहाँ पे होने वाला है कॉन्फिडेंस। देख लेते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन, 2 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, ध्यान से सुनना है। एक ए लिमिटेड है और वो डोमेस्टिक कंपनी है, डिक्लेयर करती है 170 लाख रुपए का डिविडेंड 18-19 में, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट कर देती है 10/7/2019 को, उसी दिन, ठीक है। मिस्टर एक्स जो होल्ड करते हैं 10% शेयर करते हैं और उनको मिलता है 17 लाख का डिविडेंड, जबकि मिस्टर वाई हैं जो होल्ड करते हैं 5% शेयर और उनको मिलता है 8.5 लाख रुपए का डिविडेंड। अब कहता है डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन इन द हैंड्स ऑफ ए लिमिटेड, यानी कंपनी के हाथ में, डोमेस्टिक कंपनी के हैंड में, या फिर मिस्टर एक्स जिसको डिविडेंड मिला उसके हैंड में क्या है टैक्स इम्प्लीकेशन है, या फिर वाई के हैंड में क्या टैक्स इम्प्लीकेशन है, ठीक है ना। और कह रहा है अज्यूमिंग दैट मिस्टर एक्स एंड वाई हैव नॉट रिसीव डिविडेंड फ्रॉम एनी अदर डोमेस्टिक कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, केवल इसी कंपनी से एकमात्र डिविडेंड मिला है, किसी और कंपनी से डिविडेंड नहीं मिला है। क्लियर है, राइट। थोड़ा सा एसी में इशू आया है, दैट्स वाई मेरे को भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चलो यहाँ पे केस में मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड करेगी तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स किसके हैंड पे लगेगा, कंपनी के हैंड में लगेगा, ठीक है ना। तो 170 लाख के ऊपर इफेक्टिवली लगा दो, कितना था अभी देख लेते हैं इफेक्टिवली, ये मैंने बताया था 20.555%, ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे 170 लाख के ऊपर 20.555%, 34.9435 आ गया, राइट। आंसर मैच कर लेते हैं, क्या यही है, आंसर इज सेम, राइट। दूसरा मैंने क्या बताया था, जो रिसीवर होता है उसके हैंड में क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो यहाँ पे किस किस को मिला, एक तो मिस्टर एक्स को मिला, एक मिस्टर वाई को मिला, लेकिन जो मिस्टर एक्स को मिला है वो कितना है, वो 17 लाख मिला है। तो यानी 10 लाख तक तो एग्जेम्प्टेड 1034 में, और 10 लाख से ऊपर जो 7 लाख मिला है वो टैक्सेबल हो जाएगा, कितने परसेंट के हिसाब से, 10% के हिसाब से। देखो आंसर के यही है, बिल्कुल यही है। तो इन्होंने बोला 1034 में 10 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना, और जो ऊपर है वो 7 लाख टैक्सेबल हो जाएगा 10% के हिसाब से, प्लस 4% एजुकेशन सेस। लेकिन जो मिस्टर क्या है, वाई हैं, राइट, उनको कितना मिला है, मिस्टर वाई को यहाँ पे मिला है, वाई को 8.5 लाख, तो 10 लाख से कम है, तो 1034 में पूरा का पूरा वाई का एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्लियरिटी आई। अब जितने भी क्वेश्चन है 115 BBDA पे, 115 O पे, 1034 पे, ठीक है ना, PGP भी मिलेंगे आपको, वेरियस एंटिटीज़ वाले चैप्टर में मिलेंगे आपको। तो ये ना कर लेना एक बार, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 222A, 222B, 222C, 222D और E। बड़ा सिंपल है यार, 222A कर लो, समझ में आ जाएगा, तो आपको सारे ही समझ में आ जाएंगे। 222A क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स डीम्ड एज डिविडेंड। अगर कोई कंपनी अपनी एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो उसको डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। एक एग्जाम्पल है, ये लायबिलिटी दे रखी है, इधर एसेट्स दे रखी हैं। लायबिलिटी में क्या है, शेयर कैपिटल है, इंक्लूडिंग बोनस शेयर 2 लाख रुपए, अच्छा टोटल कितना 18 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है 3 लाख, लायबिलिटी है 5 लाख, 26 लाख टोटल। इन द सेम वे इधर एसेट्स हैं 26 लाख की, तो दोनों बैलेंस शीट का टोटल है, ठीक है ना, एसेट्स और लायबिलिटी साइड इक्वल है, ठीक है ना। तो यानी बैलेंस शीट तो हमारी ओके है। अब 222A क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, प्रोविजन पढ़ो, एज व सेक्शन 222A, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल या फिर एनी पार्ट ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी टू द एक्सटेंट कंपनी पॉसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नोट, ठीक है ना, डीम्ड टू बी डिविडेंड एंड अट्रैक्ट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देखो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने कंपनी के, चाहे वो कैपिटलाइज हो चाहे नोट। देखो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब अभी तक के जुड़े हुए प्रॉफिट, एक तो ये रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख के हैं। अगर मैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की बात करूं, एक तो ये 3 लाख हो गए, ठीक है, प्लस यहाँ पे आप देखो इंक्लूडिंग बोनस शेयर ऑफ ₹2 लाख। यहाँ पे क्या है, बोनस शेयर्स इशू किए होंगे 2 लाख के, तो उतना ही रिजर्व कम किया होगा, तो ये क्या 2 लाख क्या है, ये कैपिटलाइज प्रॉफिट है, तो इसको ऐड कर लो 2 लाख का।
तो टोटल जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गए वो 5 लाख हो गए। यहाँ तक क्लियर है। अब कंपनी ने कितना एसेट डिस्ट्रीब्यूट किया, ये कह रहा है बुक वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एसेट्स ₹2,50,000 टू इट्स शेयर होल्डर, कैलकुलेट द डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222A हैविंग मार्केट वैल्यू 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, अलग अलग केस है। कंपनी ने 2,50,000 वाली अपनी एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा। फर्स्ट केस में अगर उसकी मार्केट वैल्यू 3 लाख है, तब बताओ कितने अमाउंट पे डीम डिविडेंड लगेगा। अगर उसकी मार्केट वैल्यू 6 लाख है तो देखो पहला केस में 3 लाख लेकिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने हैं हमारे 5 लाख। तो प्रोविजन क्या कहता है कि उतना अमाउंट डीम डिविडेंड मान ले जाएगा जितना टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट, यानी 5 लाख तक आपका क्या है डीम डिविडेंड मान ले जाएगा। तो पहले केस में 3 ही डिस्ट्रीब्यूट करा तो 3 ही डीम डिविडेंड होगा। दूसरे केस में 6 लाख डिस्ट्रीब्यूट करा, मतलब 2.5 लाख की एसेट्स जिसकी बुक वैल्यू 2.5 लाख थी वो एसेट डिस्ट्रीब्यूट करे, लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है 6 लाख। तो अल्टीमेटली 6 लाख का माल कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट करा शेयर होल्डर्स में। तो यहाँ पे कितना टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट चाहे कैपिटलाइज और नोट, यानी 5 लाख तक। तो यानी सेकंड केस में 5 लाख तक, थर्ड केस में 9 लाख। तो यहाँ पे डीम डिविडेंड कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 लाख का डीम डिविडेंड हो जाएगा। और ये डीम डिविडेंड आएगा, इसके ऊपर आप टैक्स रेट लगा देना। टैक्स रेट कितना आएगा, कितनी बार बताऊँ, ये चार्ट देखो प्यारा सा, ABCD में कितना रेट है, इफेक्टिवली 20.555%। ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा 222A कैसे करना है। इसी तरह 222B है, ये कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट डीम्ड एज डिविडेंड। क्या है कि ये कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड डिबेंचर्स या फिर डिबेंचर स्टॉक या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट इन द फॉर्म ऑफ विद या फिर विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है ना। आगे कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर्स टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑल्सो डीम्ड एज डिविडेंड। और कितना टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। क्लियर। इन द सेम वे 222C में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन लिक्विडेशन डीम्ड एज डिविडेंड, कि अगर लिक्विडेशन के टाइम पे कंपनी अपनी एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसको भी डिविडेंड मान लेंगे। और इस चैप्टर को लिंक करेंगे लिक्विडेशन के टॉपिक के साथ। ठीक है ना। तो अभी आप इतना याद रखो कि जितने भी एसेट डिस्ट्रीब्यूट करेगी उसको डीम डिविडेंड मान लेंगे और 20.555% के हिसाब से वो चीज़ इफेक्टिवली टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है ना। और इस चीज़ को मैं अभी लिक्विडेशन का चैप्टर इससे लिंक करके डिस्कशन करना चाह रहा हूँ आपके साथ, उसमें कवर अप करेंगे। पहले 222D देख लें। डी में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है ना। यहाँ पे कंपनी अगर रिडक्शन कर रही है शेयर कैपिटल और बांट रही है पैसा रिड्यूस करने के लिए, शेयर होल्डर्स को पैसा देगी ना अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए, तो शेयर होल्डर्स को पैसा दे सकती है, हो सकता है। ठीक है ना। तो उस केस में वो भी क्या है डीम डिविडेंड मान लेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ कंपनी पॉसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर यहाँ तक का लेक्चर आपने देखा हो और आपने लिंकेज किया हो कि कैसे हमने पहले डिविडेंड को 2 भागों में बांटा, फॉरेन कंपनी से मिलेगा या फिर डोमेस्टिक से मिलेगा। फिर फॉरेन कंपनी से मिलेगा तो 115 BBD या तो 15% कंसेशनल रेट या फिर नॉर्मल रेट। ठीक है ना। फिर हमने डोमेस्टिक कंपनी से मिलेगा तो उसमें डिस्कस किया कि कंपनी के हाथ में DDT लग जाएगा 20.555% से और 1034 में शेयर होल्डर्स के हैंड में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन मिला, 115 BBD है, वो कहता 10 लाख से ऊपर मिलेगा ना तो शेयर होल्डर भी टैक्स देगा 10% के हिसाब से। फिर उसके बाद हमने लिंकेज करके आगे बढ़े, 222A B C D किया। ठीक है ना। और अभी कर लेते हैं 222E। ये सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है। अगर आप अपना ICA का मटेरियल खोलेंगे तो तकरीबन आपको इसमें से ना भी करके 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। राइट। 222E ये कहता है आप पेमेंट बाय वे ऑफ लोन एंड एडवांस बाय द कंपनी, कौन सी कंपनी, इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड, या तो प्राइवेट कंपनी या फिर क्लोजली हेल्ड कंपनी। अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी लोन या फिर एडवांस देगी किसको, टू आ शेयर होल्डर, ऐसे शेयर होल्डर्स को जो होल्ड करता है 10% वोटिंग पावर इन द कंपनी। आई रिपीट, अगर थोड़ा सा इशू है, एक मिनट,
राइट। अगर कंपनी उस शेयर होल्डर्स को लोन या फिर एडवांस देगी जो 10% वोटिंग पावर रखता है तब, या फिर किसी कंसर्न को देगी किसके बिहाफ पे, उस शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे, सॉरी किसी कंसर्न को देगी इन विच वो जो शेयर होल्डर है, ये वाला शेयर होल्डर है, होल्ड करता है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, या फिर आप किसी पर्सन को दो इस शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे या फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस शेयर होल्डर, ठीक है ना, तो क्या है उसको डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा, ठीक है ना। और कितना मानेंगे, वही टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक है ना। और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है कि नॉट लेस देन 20% ऑफ इनकम ऑफ सच कंसर्न या फिर 20% वोटिंग पावर इन सच कंपनी या फिर कंसर्न, ठीक है। आगे फोर्थ पॉइंट, इफ द शेयर होल्डर रिपे द लोन, मान लो लोन लिया और लोन लेके रिपे हो गया, तो इट डज नॉट मेक एनी इफेक्ट, मतलब तो इससे ये मतलब नहीं कि डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा, डीम डिविडेंड माना जाएगा और टैक्सेबल होगा किस रेट से, 34.944% था, राइट। एक बार देख लेते हैं, क्योंकि केवल यही चीज़ है, ये रहा 944%, ठीक है ना। केवल डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E है, वही टैक्सेबल होता है 34.944% के हिसाब से, क्लियर है। आगे चलते हैं। तो एक बार ना आप जितने भी स्टडी मैट में क्वेश्चन है आपको दिए हुए हैं, आप सारे के सारे करने वाले हैं, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस तरह का, ठीक है ना। अभी डीम डिविडेंड डज नॉट इंक्लूड, डीम डिविडेंड में इंक्लूड नहीं होता, मतलब अगर आपने जो ये अमाउंट दिया है शेयर होल्डर्स को, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया है, ठीक है ना। अगर आपने ये अमाउंट पे किया है वो सेटिंग ऑफ अगेंस्ट द होल या फिर पार्ट ऑफ लोन विच हैज़ बीन डीम्ड एज डिविडेंड, आपने लोन को सेट ऑफ करने के लिए दिया है, या फिर आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज सी या फिर क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 22 इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर बायबैक का केस है, कंपनी मेड ए पेमेंट ऑन परचेज इट्स ऑन शेयर, ठीक है ना, तो ये डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। एक बार आप देख लेना, ठीक है ना। चैप्टर तो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, ठीक है ना। आपकी तसल्ली के लिए फिर मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है ना। आप देखो क्वेश्चन का एग्जीक्यूशन समझ लो, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो किस तरह मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। MNO प्राइवेट लिमिटेड है, क्लोजली हेल्ड कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी है, हाँ जी है, इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड, क्लियरली बोल दिया। अच्छा, के इज़ द शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी और होल्ड करता है 15% इक्विटी शेयर, तो हमारा 222E का केस बनता नजर आ रहा है। लोन एडवांस देना है क्लोजली हेल्ड कंपनी को, किसको, या तो शेयर होल्डर को या फिर किसी कंसर्न को या फिर किसी पर्सन को ऑन बिहाफ ऑफ डेट शेयर होल्डर। तो यहाँ पे क्या है, दो कंडीशन सेटिस्फाइड। पहले कंपनी वो है कंपनी जिसमें पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, दूसरा 10% से ऊपर बंदा होल्ड करता है शेयर जिसको क्या है लोन एंड एडवांस मिला है, और कंपनी कितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, कंपनी के पास 10 लाख, और कंपनी लेंट करती है 1 लाख बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, द लोन वाज नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस, एक्स रिपीट द लोन यू थ्रो द बैंक ड्राफ्ट, एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ बोरोवर एंड रिपेमेंट ऑफ लोन बाय के ऑन द कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। मेरा वीडियो स्टॉप करके आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है ना, फिर इसका आंसर का प्रेजेंटेशन देख के आप कंपैरिजन कर सकते हैं। पहला, यहाँ पे लोन एडवांस दिया गया, ठीक है ना, किस कंपनी द्वारा, ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, पहली कंडीशन। दूसरा, क्या लोन ऐसे शेयर होल्डर्स को दिया जो होल्ड करता है कंपनी में 10% और मोर वोटिंग पावर, हाँ जी 15% होल्ड करता है, ठीक है ना। तीसरा, कितना अमाउंट डीम डिविडेंड माना जाएगा, टू द एक्सटेंट कंपनी पॉसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कितना है यहाँ पे 10 लाख के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, लेकिन कंपनी ने दिया कितना है 1 लाख दिया, तो 1 लाख डीम डिविडेंड है। अगर कंपनी ऑर्डिनरी कोर्स में देती तो क्या है, ये डीम डिविडेंड नहीं आता, ठीक है ना, तो ऑर्डिनरी कोर्स में तो है नहीं, बिजनेस रिलेटेड तो है नहीं, तो 1 लाख रुपए के ऊपर 222E में 34.944% के हिसाब से टैक्स लग जाएगा, क्लियर है। और जो लोन रिपे किया है ये डज नॉट मेक एनी काइंड ऑफ डिफरेंस, ठीक है ना। तो आई होप आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा ये चैप्टर करने में, मेरे साथ रिवाइज़ करने में, और इसी पेशेंस के साथ थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा
चाय बना ली के खुद पी लीजिए और इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं टैक्सेशन ऑफ लिक्विडेशन। देखो दोस्त, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से। वो रिक्वेस्ट ये है कि जब भी डायरेक्ट टैक्स करो ना, आप 2-3 क्वेश्चन ज़रूर करो। अगर आप क्वेश्चन करे बिना प्रोविज़न को पढ़ते जाएंगे ना, तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। एग्ज़ाम में आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो आई बिलीव इन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोविज़न, ठीक है ना। याद करने, रिवीजन करना इज़ वन थिंग, बट एग्जीक्यूट करना इज़ अनदर थिंग। और जब दोनों थिंग मिलेगा तभी रिजल्ट 60+ या फिर पास में कन्वर्ट होगा। बिल्कुल पास भी नहीं हो सकते आप बिना क्वेश्चन करें, ठीक है ना। टैक्सेशन इन केस ऑफ लिक्विडेशन, टैक्सेशन इन केस ऑफ लिक्विडेशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। टॉपिक पूरा का पूरा लिंक है। लास्ट में हमने रिवाइज किया था टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड। टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड के अंदर 222C, याद है 222C, यानी जब कंपनी अपने लिक्विडेशन के ऊपर अपनी एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उससे कॉन्सेप्ट बनता है टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पे 2 तरीके से ये चैप्टर करना है कि टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ कंपनी और टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, राइट। तो टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, देखो जब कंपनी ने अपनी लिक्विडेशन के टाइम पे एसेट ट्रांसफ़र करी तो वो चीज़ ट्रांसफ़र नहीं मानी जाएगी, तो कैपिटल गेन तो लगेगा नहीं, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था कि टू द एक्सटेंट कंपनी पॉसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, उसके ऊपर डीम डिविडेंड लग जाएगा 222C में 20.555% के हिसाब से। क्लियर है। अब इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर के हैंड में क्या ट्रीटमेंट होगा। देखो भाई, शेयर होल्डर के हैंड पे वो चीज़ टैक्सेबल होगी। क्या टैक्सेबल होगी, जो भी लिक्विडेशन के टाइम पे पैसा मिला उसको वो ले लो, प्लस जो भी उसको एसेट्स मिली उसकी फेयर मार्केट वैल्यू दोनों जोड़ दो, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है ना, घटा दीजिए, माइनस घटा दो शेयर होल्डर का पोर्शन, किसमें, जो भी कंपनी ने डीम डिविडेंड पे करा है उसमें शेयर होल्डर का पोर्शन क्या है, और कैपिटल गेन आ जाएगा। मुझे पता है काफ़ी बच्चों का अभी भी डाउट होगा। ये क्वेश्चन कर लो, आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन है, ये कर लिया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना है, खुद भी कर सकते हो ट्राई। अराइज ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड है, लिक्विडेशन में गई 1/6/2019 को। कंपनी वाज सीज्ड एंड पोसेस द फॉलोइंग फंड प्रायर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट टू द शेयर होल्डर। शेयर कैपिटल इशूड थी 1/4/2013 को, लिक्विडेशन में 2019 को गई है, जबकि शेयर कैपिटल जो इशूड है वो है 5 लाख की 1/4/2013 को। रिजर्व प्रायर टू 1/6/2019 कितना है, 3 लाख। एक्सेस रियलाइजेशन इन द कोर्स ऑफ लिक्विडेशन कितना है, 5 लाख, ठीक है ना। देयर आर 5 शेयर होल्डर, 5 शेयर होल्डर है और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो ये मान लो ये जो शेयर कैपिटल ना 1 लाख पाँचों की पाँचों शेयर होल्डर की है। लिक्विडेशन के टाइम पे हर एक शेयर होल्डर को ईच सबको कितना मिला, 2,60,000 रुपये मिला, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको टैक्स ट्रीटमेंट बताना है। तो टैक्स ट्रीटमेंट सबसे पहले ट्रांसफ़र तो माना नहीं जाएगा, कंपनी के हैंड में कैपिटल गेन तो आएगा नहीं, लेकिन डीम डिविडेंड आ जाएगा। कंपनी ने कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करा है ऑन द लिक्विडेशन, 2,60,000 × 5 टोटल 13 लाख दिया है, लेकिन कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना था, वेदर कैपिटलाइज और नोट, तो रिजर्व कितना था कंपनी का, 3 लाख था। तो 3 लाख के ऊपर डीम डिविडेंड आ जाएगा, तो 3 लाख जो होगा डीम डिविडेंड आ गया, ठीक है ना। यानी 3 लाख जो डीम डिविडेंड हुआ डिवाइड बाय 5 कर दूं तो हर शेयर होल्डर का 60,000 रुपये का पोर्शन है डीम डिविडेंड में, जिसके ऊपर कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर दिया होगा। क्लियर है। बस अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले फिट करना है। मनी रिसीव कितनी है, 2,60,000 है, 2,60,000 लिख लो, प्लस FMV ऑफ द एसेट्स, कुछ एसेट्स मिली है नहीं, तो 2,60,000 प्लस कर दो 0, माइनस कर दो शेयर होल्डर शेयर इन द डीम डिविडेंड, 3 लाख डिवाइड बाई 5 कितना आ गया था, 6×5 = 30, 60,000 आ गया था, 60,000 घटा दो, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आई, 1 लाख। हर शेयर होल्डर्स के पास शेयर कैपिटल कितना है, 1 लाख, तो 1 लाख घटा दिया, तो 1 लाख का क्या है, कैपिटल गेन आ गया। बढ़िया है यार, बढ़िया है, बड़ा आसान क्वेश्चन था। तो यही लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट है। कुछ बच्चों का डाउट आ रहा होगा, सर
2013 में परचेज़ करे थे शेयर, 2019 में क्या लिक्विडेशन में गया, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग लॉन्ग टर्म वाला है, आपने लॉन्ग टर्म क्यों नहीं लिया, इंडेक्सेशन क्यों नहीं किया? भाई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई ना, अगर इन्फॉर्मेशन होती तो इंडेक्सेशन भी करते। एक बार खुद से पढ़ना, बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी। एक क्वेश्चन और है, आंसर यहाँ पे स्क्रीन पे है, करना, समझ में आए बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आया मेरा नंबर है 9891916707। कांटेक्ट करने में बिल्कुल मत हिचकना, ठीक है ना, फील फ्री टू कांटेक्ट मी। हमारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें क्या है, मैंने सीए जो फाइनल के डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं पेपर बच्चे, उनका ग्रुप बनाया हुआ है कि जो भी डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है बच्चा वहाँ पे पोस्ट करता है, आपस में बच्चे सोल्व कर लेते हैं। उसके बाद नहीं कर पाते, कुछ ज़्यादा इशू आता है, मैं भी सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो बड़ा अच्छा ग्रुप है, इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। एक ग्रुप में केवल 250 ही बच्चे होंगे, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप इससे ऊपर बनता नहीं, 256 आई थिंक सो लिमिट है, राइट। दूसरा क्या है, हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है गाइस। हमारा रिवीजन यहाँ पे जो वीडियो आप देख रहे हैं ये देखो, और इसके साथ साथ आपको क्या काम करना है, आपको मेरा रिवीजन ये रिवीजन करने के लिए मेरा जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर लो, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी होगी। तो रिवीजन प्लस टेस्ट का कॉम्बिनेशन, अगर आपने अपना कोर्स अच्छी तरीके से किया हुआ है तो ये दोनों आपके लिए 60+ नंबर लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट टैक्स से डर लगता है, कॉन्सेप्ट वीक है, तो उसके लिए आप हमारा रिविजनरी बैच है जो हम अनाउंस करने वाले हैं 26 अगस्त से, यू कैन ज्वाइन दैट बैच। टैक्सेशन ऑफ बायबैक, टैक्सेशन ऑफ बायबैक है क्या? टैक्सेशन ऑफ बायबैक मतलब कंपनी अपने जो शेयर पहले इशू करे हैं उनको वापस से खरीदना बायबैक कहलाता है। आपको पता है बायबैक क्यों किया जाता है? कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न, अट्रैक्टिव फाइनेंशियल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। सर कैसे अट्रैक्टिव बनेंगे? देखो मान लो कंपनी का 1 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है, पहले कंपनी के कितने थे? 10,000 शेयर थे, अब कंपनी ने 9,000 बायबैक कर लिए, 1,000 शेयर हो गए, तो पहले ईपीएस का मारा होगा, अब ईपीएस बढ़ जाएगा, यार इस कंपनी का तो अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा है, तो फाइनेंशियल अट्रैक्ट हो गए नहीं हो गए। इंक्रीज शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर्स, जो कंपनी के प्रमोटर्स थे उनकी वापस से शेयर होल्डिंग बढ़ाने के लिए बायबैक हो सकता है। शेयर प्राइस करेक्शन, शेयर प्राइस को करेक्ट करने के लिए बायबैक हो सकता है। देखो नवंबर 2020 या ऑनवर्ड जो आपको क्वेश्चन आने वाला है वो बायबैक का अमेंडेड पार्ट ही आएगा, ऐसा मैं मानता हूँ, और मैं यहाँ पे अमेंडेड पार्ट ही आपको अच्छे से कवर कराऊंगा। 5/7/2019 को नोटिफिकेशन आया, और नोटिफिकेशन के बाद बायबैक के क्या प्रोविज़न हो गए मैं आपको कराने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे हेडिंग बनाई है टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ कंपनी या फिर शेयर होल्डर, ठीक है। यहाँ पे बायबैक ऑफ शेयर बाय द डोमेस्टिक कंपनी, यहाँ पे शेयर बायबैक करिए डोमेस्टिक कंपनी, यहाँ पे बायबैक ऑफ शेयर ही हो रहा है लेकिन अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, और यहाँ पे स्पेसिफाइड सिक्योरिटी यानी अदर देन शेयर को बायबैक किया जा रहा है। आई रिपीट, फर्स्ट कॉलम में शेयर बायबैक हो रहे हैं डोमेस्टिक कंपनी के द्वारा, सेकंड कॉलम में शेयर बायबैक हो रहे हैं अदर देन डोमेस्टिक कंपनी के द्वारा, और यहाँ पे ये जो थर्ड कॉलम है यहाँ पे सिक्योरिटीज़ बायबैक हो रही हैं यानी अदर देन शेयर बायबैक हो रहे हैं किसी भी कंपनी के द्वारा। सुन लो भाई, अगर डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर बायबैक करती है, शेयर का मतलब इक्विटी प्रेफरेंस दोनों क्या सर? बिल्कुल हाँ। एज पर सेक्शन 115 QA एडिशनल इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा 23.296% के हिसाब से, और ये जो एडिशनल इनकम टैक्स लगेगा 23.296% के हिसाब से, किसके ऊपर? जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम है। डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम क्या होगी अभी बता दूंगा, 2 मिनट होल्ड करो। जब कंपनी ने टैक्स पे कर दिया तो इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर वो चीज़ एग्जेम्प्ट हो जाएगी 1034A में। क्लियर? अच्छा, अब बायबैक होता है शेयर्स का अदर देन डोमेस्टिक कंपनी से दूसरी कंपनी के द्वारा। डोमेस्टिक कंपनी को छोड़ दो, इसके अलावा कोई और कंपनी है तो जो कंपनी है उसके हाथ पे कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा, लेकिन शेयर होल्डर के हैंड में वो चीज़ टैक्सेबल हो जाएगी 46A में। अब सर 46A में कैसे कैलकुलेशन होगी अभी बताऊंगा, होल्ड तो कर लो। अब बायबैक होता है किसी भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ का यानी अदर देन शेयर, किसी भी कंपनी, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो अदर देन डोमेस्टिक कंपनी हो, तो कंपनी के हाथ में कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा,
और शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्स, वो चीज़ टैक्सेबल होगी 46A में। सबसे पहले आपका क्वेश्चन था डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम कैसे निकलती है। अरे भाई जो भी बायबैक प्राइस है माइनस जो भी इशू प्राइस, जो भी बायबैक प्राइस है, आज कंपनी अपने शेयर वापस लेने में जो भी अमाउंट पे कर रही है वो बायबैक प्राइस हो गया, माइनस इशू प्राइस। इशू प्राइस मतलब ओरिजिनली कंपनी ने शेयर कब कितने किस प्राइस में इशू करे थे। अब इसके लिए रूल 40B भी है। जनरली आपको जो क्वेश्चन में दिया होगा वो इशू प्राइस एज पर रूल नंबर 40B भी दिया होगा, लेकिन हो सकता है कभी कभी आपसे कैलकुलेशन पूछ ले कैसा होता है। अब ये रूल नंबर जो 40B भी यहाँ पे दे रखे हैं। आप देखो जैसे शेयर इशू अपॉन सब्सक्रिप्शन बाय एनी पर्सन द अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एक्चुअली रिसीव्ड बाय द कंपनी, ठीक है ना। मतलब डिस्काउंट पे इशू करें तो डिस्काउंटेड प्राइस, प्रीमियम पे इशू करें तो प्रीमियम वाला प्राइस, ये ना रूल दे रखे हैं आपको डिफरेंट। तो ये एक बार ना आप खुद पढ़ लेना, कहीं समझने में किसी रूल को दिक्कत हो तो मेरे को बता देना, ठीक है ना। तो अपने कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं। मैंने क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम कैसे मिलती है, जो भी बायबैक प्राइस है माइनस जो भी इशू प्राइस है एज पर रूल नंबर 40B भी, ठीक है ना। और उसके ऊपर टैक्स रेट लगा दो 23.296% के हिसाब से, ठीक है ना। तो यानी अगर बायबैक ऑफ शेयर है डोमेस्टिक कंपनी का तो आ गया टैक्स, और वही चीज़ शेयर होल्डर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगी। क्लियर। मान लो कंपनी ड्यू डेट क्या है, ये जो एडिशनल इनकम टैक्स है डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पे, इसको ना 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट टू द शेयर होल्डर्स, जिस दिन आपने बायबैक किया और शेयर होल्डर को पैसे दिए उस दिन को इंक्लूड करते हुए 14 डेज, उसके अंदर 14 डेज़ के अंदर आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। और ये इनकम टैक्स दो ना दो, ये डिस्ट्रीब्यूटेड टैक्स आपको देना ही देना है, ठीक है ना। नहीं दिया तो 15वें दिन के बाद 1% पर मंथ या फिर पार्ट ऑफ मंथ के हिसाब से आपके ऊपर इनकम टैक्सेबल होगी, ठीक है ना। और 115 QC कहता है कि असेसी डीम्ड टू बी असेसी इन डिफ़ॉल्ट, असेसी डिफ़ॉल्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 ही सेक्शन थे, QA QB QC, राइट। अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं अमेंडमेंट के बाद, यानी अगर हम बात करें देखा जाए 5 जुलाई 2019 के बाद। आगे चलते हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग माई कॉन्सेप्ट। देखो भाई 46A का कैलकुलेशन कैसे होगा, बड़ा आसान है। जो भी वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव बाय द शेयर होल्डर या फिर बायबैक प्राइस, जो भी पैसा मिला शेयर होल्डर को वो उसमें से जो भी भाई उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वगैरह थी विद इंडेक्स्ड अगर है तो निकाल दो, कैपिटल गेन आ जाएगा। बड़ा सिंपल है। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, जिस दिन तक शेयर परचेज करा टू द डेट ऑफ बायबैक। इसमें क्या मैं मतलब कुछ रूल बताऊं क्या, ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है। ICI का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करोगे तो बायबैक का भी कॉन्सेप्ट खत्म। करो मेरे साथ, खुद से ट्राई कर सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको मतलब मेरे साथ ही चलना है, आप मेरे से आगे भी चल सकते हो। हाँ, ये कहता है XYZ एक डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है अदर देन डोमेस्टिक कंपनी है, शेयर का केस है अदर देन शेयर का केस है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। शेयर परचेज करती है 14 जुलाई 2019 को, और कंसिडरेशन फॉर द बायबैक अमाउंटेड टू 21 लाख। 21 लाख का क्या है, बायबैक किया है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम कैसे निकाली जाएगी, 21 लाख का माइनस इशू प्राइस देख लो एज पर रूल 40B। द अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी 2 ईयर बैक फॉर इशू ऑफ सच शेयर डिटरमिन्ड इन द मैनर स्पेसिफाइड रूल 40B वाज 13 लाख दिया हुआ है। तो 21 माइनस 13 ये होगा 8 लाख, ठीक है ना। 8 लाख में क्या है, टैक्स लग जाएगा। किस रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा देख लेते हैं, कितना बताया था, 23.296 के हिसाब से, ठीक है। 23.296 के हिसाब से टैक्स लगा दो, आ गया बायबैक के ऊपर टैक्स। अच्छा, अब आपको क्या है, कंप्यूट द एडिशनल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल, कंप्यूट द इंटरेस्ट इफ एनी इफ द सेम इज क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 29 सितंबर। आपने बायबैक किया 14 जुलाई को, 14 जुलाई को ही पैसा दे दिया शेयर होल्डर को, तो 14 जुलाई से 15 दिन ऐड कर लो इंक्लूडिंग 14 जुलाई, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, यानी 28 जुलाई तक आपको क्या है पैसा गवर्नमेंट को दे देना था, लेकिन आपने क्या 29 सितंबर को दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, 29 जुलाई से 28 अगस्त एक मंथ,
29 अगस्त से 28 सितंबर अगला मंथ, और 29 सितंबर का एक दिन, चाहे मंथ हो चाहे पार्ट ऑफ मंथ हो, पूरा मंथ का काउंट होगा। यानी टोटल कितने हो गए, 3 मंथ का आपने डिले किया। तो लगा दो यार, कितना टैक्स आया था आपका, 23.296, 8 लाख के ऊपर 23.296% ये आया था आपका 1,86,368, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, आंसर कहाँ है भाई इसका, यही आ रहा है 1,86,368, ठीक है जी। इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा दो 1% के हिसाब से गुणा 3, 5591 या 5589 आ रहा है, राउंडिंग ऑफ में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस यही कॉन्सेप्ट है। अब ये कह रहा है व्हाट वुड बी योर आंसर इफ़ शेयर परचेज वर लिस्टेड। तो मैंने क्या कहा, चाहे शेयर लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हो, आंसर विल बी रिमेन सेम इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। तो ये एक बार ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं कि मेरे नोट्स से ही पढ़ना है, आपके पास जो भी नोट्स हों पढ़ लेना। अगर आपके पास कुछ नोट्स नहीं है जो कि काफ़ी आपको लगता है कि रेलिवेंट है और आपके पास नोट्स नहीं है, देन यू कैन डिमांड मी। और नोट्स डिमांड करने के लिए यू हैव टू व्हाट्सएप मी 98919167। बट आई रिक्वेस्ट फ्रॉम यू कि वही नोट्स मेरे से लेना जिनका आपको रियली में नीड हो, मतलब वाकई में ही ज़रूरत हो। रीज़न बिहाइंड कि अभी मेरा नोट्स कंप्लीट नहीं है, तो क्या आपका मिक्सअप हो जाएगा, कुछ मेरे नोट्स कुछ किसी और टीचर के नोट्स, क्योंकि कॉन्सेप्ट लो एक ही है, राइट। हर टीचर का अपना समझाने का अलग तरीका है, माइट वे इज़ डिफरेंट, किसी और का डिफरेंट हो सकता है। तो जिसका वे डिफरेंट है उसके हिसाब से करना है, ठीक है। थ्री गाइज, मैंने आपको बोला था कि मैं आपका TDS के 5 सेक्शन रिवाइज़ कराऊंगा, और ये 5 सेक्शन हर क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगा। और इसके लगाने के बाद मैं अपना टैक्स प्लानिंग या फिर टैक्स मैनेजमेंट वाला जो है वो मेरा पिछला रिकॉर्डिंग है, 10-15 मिनट का है वो टॉपिक, मैं वो रिकॉर्डिंग यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। और आप उस रिकॉर्डिंग को भी उसी डेडिकेशन के साथ देखना जिस डेडिकेशन के साथ अभी तक आपने हमारा ये कॉन्सेप्ट देखा है। टोटल कॉन्सेप्ट ऑन एन एवरेज अगर बात करें 5 चैप्टर, हम टोटल 1-1.25 घंटे में ये ख़त्म कर जाएंगे। क्लियर है। TDS स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। केवल 5 सेक्शन, ठीक है ना। थोड़ा सा AC का इशू है, मैं मेहनत कर रहा हूँ और आई होप आप भी मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है ना, राइट। देखो जो TDS है वो नॉर्मली जिस दिन आप किसी भी पार्टी को पेमेंट करते हैं या उसका अकाउंट क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना, क्रेडिटिंग इनटू द अकाउंट ऑफ पे, ठीक है ना, बुक्स में एट द टाइम ऑफ पेमेंट, या फिर क्रेडिटिंग इनटू द अकाउंट ऑफ पे विच एवर इज अर्लियर, TDS की लायबिलिटी नॉर्मली अराइज होती है। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहाँ है, यहाँ साइड में दिए हुए हैं, देख लेंगे। यानी आपको एक चीज़ तो क्लियर होगी, इन 6 पॉइंटों को छोड़ दो, बाकी सब में क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज़ द लायबिलिटी टू पे द TDS, राइट। हाँ जी, TDS के रेट जनरली 1%, 2%, 5%, 10%, 20% या फिर 30% होते हैं विदाउट सरचार्जेस या फिर हायर एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। लेकिन जब आप पेमेंट नॉन रेजिडेंट को करते हो या फिर सैलरी को करते हो ना, तो आपको सरचार्जेस और हायर एंड एजुकेशन सेस लगाने पड़ते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है। चल, सैलरी के ऊपर 192 में कैसे TDS कैलकुलेट होता है। सपोज मैं एम्प्लॉयर हूँ, मेरे पास कुछ एम्प्लॉई हैं, मैं सबसे पहले क्या पूछूंगा एम्प्लॉई कि बता भाई, पहले सबसे पहले देखूंगा उसकी सैलरी कितनी है। अच्छा चलो 7 लाख बन गई। मैं देखूंगा उसने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 80C में किया हुआ, माइनस कर दूंगा। मैं उससे पूछूंगा भाई कुछ रिबेट विबेट अगर इसको मिल रही है तो वो भी माइनस कर दूंगा, 91 का रिलीफ है वो भी माइनस कर दूंगा। फिर मैं देखूंगा इसको एग्जाम्पशन वगैरह HRA वगैरह प्रॉपर मिल गई, वो भी माइनस कर दूंगा। उसके बाद मैं पूछूंगा भाई तेरा कोई हाउस प्रॉपर्टी में लॉस वगैरह तो नहीं है, अगर है तो बता दे, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी के हेड के अगेंस्ट एडजस्ट
हो जाता है, ठीक है ना, एम्प्लॉयर कंसीडर करेगा ये वाला लॉस हाउस प्रॉपर्टी वाला है जो लॉस, उसको जब सैलरी के ऊपर टीडीएस कैलकुलेट करेगा। तो मान लो उसकी इनकम सब कुछ घटा के जो 5 लाख से कम आई तो उसका मैं टैक्स काटूंगा, आंसर इज नो। सपोज करो पहले 10 लाख थी, सब कुछ घटाया, घटाने के बाद 3 लाख घटाने के बाद कितना सैलरी आया, उसका टोटल 7 लाख सैलरी बन रहा है, तो मैं 7 लाख पे टैक्स कैलकुलेट कर लूँगा, जो भी टैक्स 7 लाख पे बनना है उसको क्या डिवाइड बाय 12 कर दूंगा, तो एवरेज रेट निकल जाएगा, ठीक है ना। स्लैब रेट से मैंने टैक्स निकाला टोटल, फिर उसको डिवाइड बाय 12 कर दिया, तो वो मेरा मंथली टैक्स कट जाएगा, ये रूल होता है, ठीक है ना। और सैलरी किसी को बोलते हो, चाहे रेजिडेंट को दो आप, चाहे नॉन रेजिडेंट को दो, इससे कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर है सेक्शन? कोई दिक्कत हो अपना स्टडी मैट खोलो और वहाँ से क्वेश्चन करो। दूसरा, प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम द ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम या फिर ईपीएफ अकाउंट से अगर आप प्री मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालते हैं तो टैक्स कितना कटेगा? 10% के हिसाब से टीडीएस कटेगा आपका। 50,000 तक पैसा निकालते हैं कोई टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो। नो टैक्स इफ अमाउंट इज लेस देन 50,000 रुपये। 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो टैक्स कितना कटेगा? 10%। ठीक है भाई, बात करते हैं तीसरा, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सेक्शन क्या है? 193। पहले 192 सैलरी, 192 2A विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ स्कीम बिफोर मैच्योरिटी, 193 इन टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, और 194A जो है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज़। देखो टीडीएस पूरा का पूरा लिंकेज है। 193 में मैंने क्या कहा? टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। 194A में टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज़। ये कहता है कि देखो भाई 10% टैक्स है किस पे? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है, ठीक है ना। इंटरेस्ट है 10% के हिसाब से, अगर इंटरेस्ट पेमेंट है किसी की भी रेजिडेंट पर्सन को, ठीक है, रेजिडेंट पर्सन, ना कि मैंने इंडिविजुअल बोला, आई सेड पर्सन, एंड पर्सन इंक्लूड इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एवरीथिंग, राइट। लेकिन टीडीएस इंटरेस्ट नहीं, नो टीडीएस इफ इंटरेस्ट टू एलआईसी, जीआईसी या फिर अदर इंश्योरेंस कंपनी, या फिर ऑन लिस्टेड डीमेटलाइज सिक्योरिटी टू एनी कंपनी, या फिर ऑन डिबेंचर्स टू इंडिविजुअल एचयूएफ बाय पीयूबी। ये क्या है भाई पीयूबी? अभी देख लेते हैं। अप टू 5,000 बाय द अकाउंट पेइंग चेक, या ऑन सिक्योरिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, उसके ऊपर भी टैक्स टीडीएस नहीं है। बट इन केस ऑफ 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2003 और 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड, टीडीएस इफ़ इंटरेस्ट जो है एक्सीडिंग 10,000 रुपये। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, एक बार इनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये मेरा इनकम्प्लीट है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर अप करूँगा। इसके अलावा मैं 2-3 सेक्शन और बता देता हूँ, 5 कराने हैं आपको टोटल। टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम द लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल वगैरह, कार्ड गेम वगैरह, तो टीडीएस 30%। अभी मेरा एक क्लाइंट था, 10 लाख की लॉटरी लगी तो उसका 3 लाख रुपए टीडीएस कट गया, 30% टीडीएस कट गया। अगर वो अमाउंट 10 लाख की जगह कितनी होती? 10,000 रुपये होती, तो क्या टीडीएस कटता? आंसर इज नो, ठीक है ना। और टीडीएस कब कटेगा? जब जो गेम ऑर्गेनाइजर है वो जो भी गिफ्ट ऑफ मनी है वगैरह दे रहा है, ठीक है ना। अब मान लो मनी नहीं, कार दे रहा है, तो जो भी कार की मार्केट वैल्यू है उसके बराबर टैक्स जो है, जो भी गेम ऑर्गेनाइजर है, जिस बंदे को भी गिफ्ट मिल रहा है उससे बोलेगा कि भाई इस कार की वैल्यू के बराबर का 30% वटेवर जो भी बनेगा वो आप दे दीजिए और अपना प्राइस ले लीजिए, राइट। आगे विनिंग फ्रॉम द हॉर्स रेस, इस पे भी 30% है। 194B में कवर्ड है लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, और 194BB में कवर्ड है हॉर्स रेस, ठीक है ना। तो 10,000 तक कोई टीडीएस नहीं, उसके ऊपर टीडीएस है। आई होप मैंने आपको 5 सेक्शन करा दिए। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिंसियरली मेरा टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट वाला वीडियो भी देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं रिकॉर्डिंग लगाता हूँ अगली। सीए कोमल थे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं। टुडे वी हैव अ टॉपिक डिस्कशन बिटवीन टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवीजन। यहाँ से क्वेश्चन किस तरह का आता है सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो ICAI ने जो क्वेश्चन दे रखा है इस तरह का दे रखा है, एक तो डिस्टिंग्विश बिटवीन द टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवीजन, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कुछ यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स दे देगा और फिर आपसे कहेगा कि स्पेसिफाई विद रीजन, आपको रीजन बताना है कि इनमें से टैक्स प्लानिंग है
या फिर टैक्स मैनेजमेंट है, या फिर ये टैक्स इवेजन है। मतलब आपको चॉइस करना है इसमें से कि ये क्या है, विद रीजन, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को हम बहुत जल्दी 10-12 मिनट में ये पूरा का पूरा चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप जो ICAI का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी हैं, आप उसको कर पाएंगे बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चाहे टैक्स प्लानिंग हो, चाहे टैक्स अवॉइडेंस हो, चाहे टैक्स इवेजन हो, तीनों का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मिनिमाइजेशन ऑफ द इनकम टैक्स लायबिलिटी। जी हाँ, बिल्कुल, टैक्स लायबिलिटी ही कम करना ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, आगे आते हैं, टैक्स प्लानिंग क्या है। देखो, टैक्स प्लानिंग के लिए बोलता है, टैक्स प्लानिंग मतलब रिडक्शन इन द टैक्स लायबिलिटी बाय अवेलिंग द बेनिफिट of all exemptions, all deductions and rebate provided in the act। in act कौन सा, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, एग्जांपल दे रखा है, चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एसएससी जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो कंपनी के थ्रू बिजनेस करेगा या फिर करेगा फर्म के थ्रू। ठीक है ना, तो कंपनी के थ्रू करेगा, कंपनी एक्ट के कंप्लायंस बढ़ जाएंगे, तो विच इज बेनिफिशियरी टू एसएससी, ये एसएससी के पर्सपेक्टिव से है। तो यहाँ पे चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करना। दूसरा, एग्जेम्पशन का बेनिफिट लेना। यार, टैक्स प्लानिंग ही तो बोलते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ एसएससी को, हाँ जी हुआ, अब वो चाहे तो 54F में डिडक्शन क्लेम कर सकता है इन्वेस्टमेंट करके, तो दैट्स कॉल्ड टैक्स प्लानिंग। तीसरा क्या है, डिडक्शन क्लेम करना, 80C 80U 10AA वगैरह के डिडक्शन क्लेम करना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द टैक्स प्लानिंग। रिबेट रिलीफ ले लेना, ये भी टैक्स प्लानिंग है। और चॉइस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम करना, ये कुछ एग्जाम्पल थे टैक्स प्लानिंग के लिए। अब हमारा इंस्टीट्यूट कहता है, इंस्टीट्यूट का लॉ कहता है, वो कहता है बेटर प्लानिंग के लिए एसएससी को नॉलेज होनी चाहिए द फॉलोइंग्स। क्या एसएससी को नॉलेज होनी चाहिए, टैक्स लॉज की, नंबर 1। नंबर 2 कहता है अवेयर द कंटेंट ऑफ द वेरियस सर्कुलर। बहुत सारे सर्कुलर इश्यू करते हैं गवर्नमेंट। सर्कुलर क्या होते हैं, जब भी लॉ में कुछ एक लॉ 2 या 3 बातें कहता है, मतलब लॉ प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं करता कि लॉ कहना क्या चाह रहा है, तो गवर्नमेंट सर्कुलर इशू करती है फॉर एक्सप्लेनिंग द लॉ। वेरियस डिसीजन ऑफ द कोर्ट्स के डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं, वो ओवररूल कर देते हैं किसको, लॉ को। तो यहाँ पे अगर एसएससी को नॉलेज है इन सब चीजों की, तो वो बेहतर टैक्स प्लानिंग कर सकता है, राइट। ओके, आगे चलते हैं। देखो, टैक्स प्लानिंग, ये है टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड पर्पस ओरिएंटेड प्लानिंग। ये कुछ टाइप होते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग के। मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट टर्म प्लानिंग का एक एग्जांपल। अभी रिसेंटली 2 वीक पहले की बात है, मेरा एक फ्रेंड है, वो कह रहा था कि यार कोविड-19 से काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है, वो डोनेशन करना चाहता है काफ़ी अच्छे अमाउंट का। ही इज़ वेरी रिच पर्सन। तो मैंने उसको कहा कि भाई अगर तू डोनेशन करना चाहता है तो PM रिलीफ फंड में कर दे, वहाँ पे तेरे 2 फायदे होंगे। पहला क्या, तेरा तू डोनेशन करना चाहता, डोनेशन हो जाएगा। दूसरा क्या, तेरे को 80G में डिडक्शन मिल जाएगी जब तेरा इनकम टैक्स जाएगा। तो कह रहा अच्छा ये भी है, हाँ जी, कोविड-19 के लिए डोनेशन करना तो 80G में एलिजिबल है, 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। तो ये दैट्स कॉल्ड शॉर्ट टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, देखो बहुत से एसएससी होते हैं जो PPF LIC वगैरह की मतलब योजना ले लेते हैं और हर साल उनका प्रीमियम वगैरह पे करते रहते हैं, तो वो अपनी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। यानी उनको लग रहा है फ्यूचर में कई सालों तक उनको क्या इनकम होने वाली है, तो टैक्स होने वाला है, तो टैक्स बचाने के लिए वो प्लान ले लेते हैं। जैसे 80C वगैरह में रिबेट ले लेते हैं, हर साल लेते रहते हैं, LIC की किस्त जाती रहती है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। फर्दर है पर्पस ओरिएंटेड। देखो, एक बंदा एक्सपोर्ट करना चाहता है, अब उसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो डोमेस्टिक एरिया में कर सकता है, SEZ में कर सकता है। SEZ में करेगा अगर यूनिट लगा के एक्सपोर्ट करेगा SEZ से, तो उसको 10AA की डिडक्शन मिल जाएगी 15 सालों तक। आई होप यू आर कनेक्टिंग मी। देखो, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, वो है डिस्कशन ऑन सेक्शन 43CA, सेक्शन 50C अलोंग विद सेक्शन 56 to 10, जिसमें मैंने पूरा का पूरा टैक्सेशन ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी आपको समझाया हुआ है, और टैक्स अवॉइडेंस भी उसी से एग्जाम्पल को रिलेट करेंगे। देखो, टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या है, ये कहता है रिडक्शन इन द टैक्स लायबिलिटी विदाउट ब्रेकिंग द लॉ। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब भी ये होता है रिडक्शन इन द टैक्स लायबिलिटी विदाउट ब्रेकिंग द लॉ, लेकिन taking advantages of the loopholes and drafting mistake in the law for reducing the tax liability। लोग लॉ तो नहीं तोड़ते, लेकिन वो क्या करते हैं, लॉ में जो खामियां हैं, लॉ के जो लूपहोल्स हैं, उनका फायदा उठाते हैं, और जो मिस्टेक है वाइल ड्राफ्टिंग द लॉ, जब लॉ को ड्राफ्ट किया था उसमें अगर कुछ पॉइंट मिस्टेक हो जाता है तो लोग उसका फायदा उठा देते हैं और उससे अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर देते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, टैक्स अवॉइडेंस। देखो गाइस, इसके ऊपर GAAR, गार और सार,
ये होते हैं एंटी अवॉइडेंस रूल। ये एंटी अवॉइडेंस रूल यानी अगर कोई एसएससी टैक्स अवॉइडेंस करता है तो गार या फिर सार के मदद से गवर्नमेंट क्या है उसको ट्रेस करती है और उसकी टैक्स लायबिलिटी जो उसने बेनिफिट उठाया है उसको रिमूव कर देती है। तो गार और सार मोस्ट प्रोबेबली, मैं इसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर इसी का है। आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं इसका एग्जांपल बताने के लिए क्या बोला था, यू कैन रेफर माय केस स्टडी। उसमें क्या है एक्चुअली मैं बता देता हूँ। सेक्शन 50C पहले आया था, वो कहता है अगर एसएससी फेयर मार्केट वैल्यू को कम दिखाता है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विद द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द सेल कंसिडरेशन, राइट। लेकिन ये चीज़ बिजनेस में एप्लीकेबल नहीं होती थी, यानी कैपिटल एसेट्स जब ट्रांसफर करते थे बीइंग ए लैंड एंड बिल्डिंग, तो अगर हम सेल वैल्यू से नीचे दिखा रहे थे तो स्टैम्प ड्यूटी को सेल वैल्यू मान लिया जाता था। ये चीज़ कहते थे सेक्शन 50C। तो बिजनेसमैन क्या काम करने लगे, वो इन द बिजनेस में और वो बिल्डिंग बेचते हैं अपनी बना के, लेकिन कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन हम देखते हैं, वहाँ पे कैपिटल एसेट्स मीन्स होता है ऑल काइंड्स ऑफ एसेट, एक्सक्लूड करता है वो एसेट्स स्टॉक एंड ट्रेड। तो वहाँ पे बिजनेसमैन कहता था देखो जी मैं तो एसेट जो बेच रहा हूँ एज ए स्टॉक एंड ट्रेड बेच रहा हूँ, तो ये मेरे पास 50C सेक्शन नहीं लगेगा, तो फेयर वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन कम दिखाते थे। तो सेम सेक्शन 43CA जब तक नहीं आया था तो वो क्या कर रहे थे, वो सब टैक्स अवॉइडेंस कर रहे थे। आई होप यू आर कनेक्टिंग मी, और आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि ये वाला वीडियो देखना, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल भी वहाँ पे हरी राजेश वाला शायद कवर्ड है। ओके, टैक्स इवेजन क्या होता है, देखो टैक्स इवेजन में भी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होती है। ये कहता है एनी इलीगल मेथड, कोई भी इलीगल मेथड विच लीड्स टू रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी, जिसके कारण टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होती है। एग्जांपल, मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर सप्रेशन ऑफ द फैक्ट को गलत तरीके से प्रेजेंट कर लिया या सप्रेस कर दिया, गायब ही कर दिया। फेलियर टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड ही नहीं मेंटेन किया। क्लेम ऑफ एक्सपेंडिचर विदाउट एनी एविडेंस, बताओ भाई साहब, एक्सपेंडिचर खर्चा क्लेम कर दिया बिना खर्चा किए हुए। रिकॉर्डिंग ऑफ एनी फॉल्स एंट्री या फिर फेलियर टू रिपोर्ट एनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ये सब क्या है, ये सब टैक्स इवेजन के एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है टैक्स मैनेजमेंट। देखो टैक्स मैनेजमेंट टैक्स मैनेजमेंट का मतलब कभी भी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना नहीं होता, इसलिए मैंने सेपरेटली लिखा। टैक्स मैनेजमेंट का सिंपल मतलब होता है कि कंप्लाई करना द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। कंप्लायंस आता है टैक्स मैनेजमेंट में, कंप्लायंस याद रखना, टैक्स मैनेजमेंट कंप्लायंस, बाकी तीनों में रिडक्शन द टैक्स लायबिलिटी। ओके, अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द टैक्स प्लानिंग एंड द टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, बहुत आसानी के साथ हम कर लेंगे। टैक्स प्लानिंग का मतलब है मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटी, ठीक बात है, जबकि टैक्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट है कंप्लायंस करना, अभी मैंने बताया था। ये कहता है टैक्स प्लानिंग ऑल्सो इंक्लूड द टैक्स मैनेजमेंट, लेकिन टैक्स मैनेजमेंट डील क्या करता है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑन टाइम, या फिर डिपॉजिट करते हो आप एडवांस टैक्स, या फिर टीडीएस रिटर्न टाइम पे जमा करना, टीडीएस काट के टीडीएस को टाइम पे जमा करना, दैट्स ऑल कॉल्ड द कंप्लायंस, टैक्स मैनेजमेंट। ये कहता है प्लानिंग जो होती है फ्यूचर से रिलेट करते हैं, जबकि टैक्स मैनेजमेंट किससे हो सकता है, टैक्स मैनेजमेंट प्रेजेंट से भी हो सकता है, पास्ट से भी हो सकता है, एंड फ्यूचर से भी हो सकता है। आप पढ़ लेना है तीनों, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के एग्जांपल दिए हुए हैं। आगे कहता है टैक्स प्लानिंग हेल्प इन मिनिमाइज द लायबिलिटी इन द शॉर्ट टर्म पीरियड या फिर लॉन्ग टर्म पीरियड। मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, और जबकि कहता है टैक्स मैनेजमेंट हेल्प इन अवॉइडिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन, यानी आप टैक्स मैनेजमेंट करके अवॉइड कर सकते हैं इंटरेस्ट, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन। ये कहता है टैक्स प्लानिंग ऑप्शनल है एंड टैक्स मैनेजमेंट क्या है, एसेंशियल फॉर एवरी असेसी। ये क्या है, एसेंशियल है फॉर द ईच एंड एवरी असेसी। ओके, हे गाइस, अब हम करते हैं आईसीए के क्वेश्चंस। आईसीए का पहला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग टैक्स इवेजन। आप डिफरेंस को आसानी के साथ लिख सकते हैं। टैक्स प्लानिंग में ये सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये पूरे टैक्स प्लानिंग में आ जाएंगे और टैक्स इवेजन के ये सारे एग्जाम्पल हैं, तो आप यहाँ से डिफरेंस इजीली लिख पाएंगे। आई होप आपको याद भी होंगे, आप क्वेश्चन देके रिकॉल कर सकते हैं, मैं आप ही श्योरिटी दे सकता हूँ, आप काफ़ी पॉइंट्स बता पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है स्पेसिफाई विद रीजन फॉलोइंग वेदर द फॉलोइंग एक्ट कैन बी कंसिडर एज टैक्स प्लानिंग या फिर टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स इवेजन। हमें इन पॉइंट से छाट के बताना है कि ये क्या है, टैक्स प्लानिंग है, टैक्स इवेजन है, टैक्स मैनेजमेंट है या फिर टैक्स अवॉइडेंस है, जो कि यहाँ पे मिसिंग है, शायद मेरे से छूट गया। ओके,
पहला पॉइंट करते हैं बड़े आसानी के साथ। मिस्टर पी स्पेसिफाई रीजन बताना है। मिस्टर पी डिपॉजिट 1 लाख रुपीज इन पीपीएफ अकाउंट सो एज टू रिड्यूस द टोटल इनकम फ्रॉम 5,90,000 टू 4,90,000। देखो यहाँ पे एसएससी क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है पीपीएफ में, ठीक है ना, पीपीएफ में पैसा डाल रहा है, तो ये क्या होगा, टैक्स प्लानिंग में होगा। आप कहेंगे कि यहाँ पे एसएससी टैक्स प्लानिंग कर रहा है बाय मेकिंग द इन्वेस्टमेंट एज पर सेक्शन 80C, ठीक है ना, पीपीएफ 80C में कवर्ड है, और तो यहाँ पे क्या है, और साथ ही साथ ही इज एलिजिबल फॉर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ 87A, रिबेट मिल जाएगा, शायद उसके 5 लाख से इनकम कम हो गया, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब है टैक्स प्लानिंग। दूसरा क्या है, ये क्या, SQL लिमिटेड maintain register of the tax deduction at source affected by the enable timely compliance। देखो compliance जहाँ पे भी नाम आ जाएगा वहाँ पे टैक्स मैनेजमेंट आ जाएगा, ऊपर वाला हो गया टैक्स प्लानिंग, ठीक है ना। ओके, थर्ड देख लेते हैं। An individual taxpayer making tax saver deposit of ₹1 lakh in the nationalization bank, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कह रहा है an individual taxpayer making सेवर डिपॉजिट, मतलब सेविंग कर रहा है, एफडी वगैरह कर रहा है, तो ये भी एक तरह की क्या है, टैक्स प्लानिंग है, राइट। अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑब्टेनिंग डिक्लेरेशन फ्रॉम द टेंडर एंड डिपॉजिटर इन फॉर्म नंबर 15G एंड 15H एंड फॉरवर्डिंग द सेम टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी, दैट्स कॉल्ड द टैक्स कंप्लायंस। 15G एंड यानी डिक्लेरेशन दे रही है कि टैक्स ना काटा जाए। आई होप यू आर कनेक्टिंग मी, और आप मेरे से पहले आंसर बता रहे होंगे क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पढ़ के। ये एक अगला क्वेश्चन है। अ कंपनी इंस्टॉल्ड एन एयर कंडीशनर कॉस्टिंग 75,000 एट द रेजिडेंस ऑफ द डायरेक्टर, ओके, एज पर द टर्म्स ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। देखो डायरेक्टर के रेजिडेंस पे कंपनी ने एयर कंडीशन लगाया, तो ये किस में आएगा, ये फर्नीचर में आएगा, रेंट फ्री एकोमोडेशन सैलरी चैप्टर से ये चीज कनेक्ट कर सकते हैं, और इस पे 10% डेप्रिसिएशन अलाउड होता है। लेकिन कह रहा है बट it is fitted the quality control section in the factory and with the objective treat the plant। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि फर्नीचर लगाया था, यानी जो एसी लगाया था वो एज ए फर्नीचर था, लेकिन उसको प्लांट एंड मशीन ने दिखा रहे हो 15% डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाह रहे हैं, जबकि डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, 10%। तो ये एक तरह का टैक्स इवेजन है, ये तो देखा जाए यानी टैक्स की चोरी है, जहाँ पे एसएससी ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है बिना प्रोविजन को अप्लाई, गलत प्रोविजन अप्लाई करके, दैट्स कॉल्ड द टैक्स इवेजन। इसके अलावा एक और देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन ये कहता है आर लिमिटेड इशूड क्रेडिट नोट ऑफ 80,000 एज ए ब्रोकरेज पेबल टू मिस्टर रमा who is the son of the managing director of the company। Purpose is to increase the total income of Ramayana from 4,20,000 to 5 lakh rupees and reduce the income of the, ये भी टैक्स इवेजन है, मतलब एक इनकम दूसरे में ट्रांसफर है, दैट्स कॉल्ड द टैक्स इवेजन। आगे कहता है द कंपनी रेमिटेड प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ इट्स ओन कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑन मंथली बेसिस बिफोर ड्यू डेट, दैट्स कॉल्ड, यहाँ पे बिफोर ड्यू डेट कुछ भी काम हो रहा है, दैट्स कॉल्ड द टैक्स कंप्लायंस। मैं गाइस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इस पूरे के पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज करें, देखें एग्जाम्पल क्या है, टैक्स प्लानिंग क्या है, टैक्स मैनेजमेंट क्या है, टैक्स अवॉइडेंस क्या है, और ये सब चीज़ एक बार जब पढ़ेंगे आप और फिर मेरी वीडियो को सुनेंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। और साथ ही साथ ये ICA के एग्जाम्पल है, ये तो एक जस्ट एग्जाम्पल है, इसके अलावा हमने जितने भी एग्जाम्पल दिए इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, तो आपको याद होने चाहिए। जहाँ पे भी कंप्लायंस आए वहाँ देख लो कि यार टैक्स मैनेजमेंट है, जहाँ पे भी कंप्लायंस है क्या टैक्स मैनेजमेंट है, जहाँ पे लगे कि लॉ का पालन होके एक प्रॉपर 80C रिबेट लिया है, 80G वगैरह में मतलब रिबेट लिया है, डिडक्शन लिया है, एग्जेम्पशन लिया है, तो वो क्या है, वो टैक्स प्लानिंग है। और जहाँ पे टैक्स अवॉइडेंस मतलब स्पिरिट ऑफ लॉ को दुख पहुंचाया जाए, हालांकि लीगल है सब कुछ एज पर लॉ है, लेकिन जो स्पिरिट ऑफ लॉ था, लॉ की जो भावना थी उसको ठेस पहुंचाएगी, दैट्स कॉल्ड द टैक्स अवॉइडेंस। और टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए क्या आया, गार और सार, यानी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स आए और सार स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल आए। सर कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे आप गार या सार का? नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, वैसे सार का एग्जांपल 43AC समझ लीजिए, या सेल एंड लीज बैक, मतलब बंदे क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट देने के लिए पहले सेल कर देते हैं और फिर लीज बैक कर लेते हैं। आप समझ रहे हैं, यानी जो एसेट्स है वो उसी बंदे के पास रहते हैं जिसको चाहिए होते, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट शिफ्ट हो जाता है सामने के पास, दैट्स कॉल्ड द, इसके ये क्या है, ये टैक्स अवॉइडेंस है। सो गाइज यू इंजॉयड, आई होप यू इंजॉयड माई क्लास, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे यू कैन शेयर द सेम विद योर फ्रेंड्स। Where